हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? सब बढ़िया, मस्त, मज़े में। और पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू है ना। विश्राम करने वाला व्यवस्था और आस्था नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यू मेहनत करना है, काहे की लाना है 450 प्लस, है ना। 450 के सपना लेकर चलो, उससे ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। और हर हाल में उतना लाना है ना। चलिए, कल हम लोगों ने रोज जो चैप्टर हैं अज्ञ साहब जो हैं उनके बारे में देखा था। काहे कि रोज का लेखक कौन है? अज्ञ साहब हैं, है ना। अज्ञ साहब हैं और इनके बारे में हम लोगों ने कल बड़ा विस्तार से, बड़ा आराम से, बड़ा प्रेम से देखा था। अज्ञ साहब जो है, इनका नाम क्या है? सच्चिदानंद दयानंद वात्स्यायन अयज्ञ, है ना। बहुत बड़ा नाम है, हमको भी बोलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है ना। तो इनको अज्ञ से ही हर जगह प्रचलित है, चाहे क्वेश्चन पेपर हो, चाहे बुक हो, चाहे दुनिया हो, सबसे तो अज्ञ साहब ही बोलेंगे। और आज हम लोग इसका पूरा का पूरा जो पाठ का अर्थ है, इसको अपने भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोगों को सारे के सारे फिर से जो बाकी ऑब्जेक्टिव हैं वो भी तैयार हो जाए और सब्जेक्टिव खुद से बना सके, है ना। चलिए, सबसे पहले रोज जो कहानी है इसको अज्ञ साहब ने लिखे हैं, बड़ा ही प्यारा लिखे हैं। थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अज्ञ साहब जो हैं, इनकी एक बचपन की दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, है ना। उसकी शादी हो जाती है बड़ा होने के बाद, और ये 4 साल बाद उससे मिलने जाते हैं वहाँ। तो देखते हैं कि इसका जो रवैया है, रहन सहन है, सब बदल गया है। ये काहे चिड़चिड़ा सी रहती है, दिन रात काम करती हैं, है ना। हम लोग बचपन से खेले हैं, कूदे हैं, एक साथ पढ़े हैं, लिखे हैं, सब कुछ, पिटाई भी खाए हैं, अपने पे पीटा पीटी भी किए हैं। लेकिन अब इसका रवैया काहे बदल जाता है। और ये बात होती है कि शादी के बाद एक लड़की जब पराए घर में जाती हैं तो काहे ना कितना हो, चंचल हो, कुछ हो, कोई ना कोई बदलाव जरूर हो जाता है ना। वहीं इस चैप्टर में बताया गया है। और एक तो प्राकृतिक का नियम हो या ना हो, लेकिन इंसान एक नियम बना दिया है कि हर लड़की को एक ना एक दिन अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, कोई बात नहीं। अब हम लोग बड़ा आसानी से, धैर्य के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि लगभग 45-50 मिनट के लिए आप लोग एकदम शांति के साथ बैठ जाइए, एकदम ध्यान लगा के पढ़िए, ताकि इस चैप्टर के बारे में हम लोगों को फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। क्या सिर्फ हम लोग कभी कभी देखते रहें, बात ख़त्म। चलिए, तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट ही कर देते हैं इसको, है ना। चलिए, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा, है ना। और ये जो चैप्टर है, इसमें जो नायिका है, जो मेन भूमिका में है, वो एक औरत है। पहले लड़की थी, उसके बाद औरत हो गई, जो कि अज्ञ साहब की एक तो बहन भी है, दोस्त भी है ना। जिसकी नाम क्या है? मालती है। उसका एक पति है, डॉक्टर है, और उसका एक बच्चा है। इतना ध्यान रखना है, बाकी सब मजा आने वाला है ना। देखिए, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा। कौन कह रहा है? राइटर जी कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा, यानी कि मुझे ऐसा लगा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो, है ना। ऐसा, यानी कि इतना सुनसान था, जैसे हमने उस पैर में, आंगन में पैर रखा तो ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई सांप जो है एकदम मंडरा रहा हो, है ना। चुड़ैल जैसा, कि ऐसे भयानक टाइप का लग रहा हो, ऐसा लगा, है ना। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकच्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझल और परकंपमय चन्ना सा सन्नाटा फैल रहा था, है ना। और उस जो आंगन था, उसमें चारों तरफ से ऐसे घोर टाइप के, डरावना टाइप के चारों तरफ से ऐसे प्रतीत हो रहा था। सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था जब हमने आंगन में प्रवेश किया, तो है ना। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली, और जैसे ही इनकी आहट सुनी, यानी कि लेखक साहब का आहट सुनी ना, तो मालती बाहर निकली, आंगन में आई। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख, है ना, मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववर्तत हो गई, है ना। जब देखी कि अरे हमारा तो बचपन के दोस्त, हमारा भाई आए हैं, तो एकदम उदास थी, लेकिन थोड़ी सी हंसी, और फिर वैसा ही हो गई, है ना। उसके बाद उसने कहा, आओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली।
जब उसको देखी थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर शांत हो गई, है ना, और फिर बोली ठीक है आओ, और फिर कुछ इनसे बोली नहीं और अंदर की तरह अपने घर में आंगन से जाने लगी, है ना। मैं भी उसके पीछे हो लिया और लेखक साहब भी उसके पीछे चल दिए। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा वे यहाँ नहीं है, यानी कि इनकी तो शादी हो चुकी थी, मालती की शादी हो गया था और मालती के ससुराल लेखक साहब आए थे। तब वो तो बेचारा मुस्कुराई, फिर वैसे ही हो गई और कह दी कि आओ, और वो चल पड़ी बिना कुछ और कहे। लेखक साहब भी चल पड़े और जब ये अंदर गए तो इन्होंने पूछा भीतर पहुंचकर, यानी कि घर में चले गए होंगे, और वहाँ पे पहुंचकर जाकर पूछा वे नहीं है, वे मतलब यानी कि मालती तुम्हारा पति नहीं है यहाँ। अब मालती क्या कहते हैं, अभी आए नहीं हैं, दफ्तर में हैं, यानी कि अपना कार्यकाल में है ना, यानी कि अपने दफ्तर में गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, है ना। अब यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि मालती के पति जो है दफ्तर से कब आया करते हैं, तो 1:30-2 बजे आया करते हैं, है ना। कब के गए हुए हैं, अब फिर से लेखक साहब पूछ रहे हैं कि कब के गए हुए हैं, तो सवेरे उठते ही चले जाते हैं। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मालती के पति दफ्तर कब जाया करते हैं, तो सवेरे उठते ही वो चले जाया करते हैं या सवेरे चले जाते हैं, हाँ, है ना। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ और तू इतनी देर क्या करती हो। फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है, मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। ये बात जब सुना उसने बता दिया, मालती ने बता दिया कि वो सुबह होते ही चले जाते हैं, 1:30-2 बजे आते हैं। उसके बाद राइटर साहब जो है लेखक जी ने सोचा कि मैं फिर इनसे पूछता हूँ, मालती से पूछता हूँ आखिर में तो तुम क्या करती हो अकेले, जब वो सुबह में चले जाते हैं 1:30-2 बजे आते हैं तो करती क्या हो। फिर लेखक जी मने मन में सोच रहे हैं कि काहेला एक सवाल हम धड़ाधड़ पूछते जाए, कहीं गुस्सा उस्सा गई तो, है ना। और ये सवाल वो नहीं पूछे कि रहने दो अभी नहीं पूछते हैं, और कमरे के चारों तरफ देखने लगे, है ना। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी, और मालती अंदर गई, एक हैंड फैन जो होता है ना जिसे क्या बोलते हैं लोग, बेना, वहीं उठा लाई और इनको हवा देने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी, बोली वाह चाहिए कैसे नहीं, वाह चाहिए कैसे नहीं, यानी कि जब कवि जी बोलते हैं वो बेना हाँकने लगी, पंखा डोलाने लगी, तो क्या बोलते हैं कि ना मुझे नहीं चाहिए, तो कह रहे हैं वाह कैसे नहीं चाहिए आपको, हैं इतनी धूप में तो आए हो यहाँ। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। तो लेखक साहब का उसने कहा कि इतने धूप में आए हो काहे नहीं चाहिए, तो लेखक कहता है अच्छा ठीक है एक काम करो मुझे ही दे दो, मैं खुद ही बेनवा को डोला लेता हूँ, है ना। शायद ना कहने वाली थी। अब ये बात सुनी तो जो मालती थी वो ना ही कहने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। ये तो नहीं देने वाली थी बेना, लेकिन जैसे ये बात कहने वाली थी तब तक एक शिशु, एक बच्चा का आवाज आया कमरे में कि बच्चा एक रोने लगा। अब ये चीज जब उसने सुनी तो चुपचाप दे दी और ठेहुन पर हाथ रख के हूँ कह के खिसियाया नहीं जाता था, नहीं कहा जाता हूँ, है ना, वहीं हूँ कह के अपने उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। और जब उठ के जाने लगी तो लेखक ने देखा कि अरे हमारा दोस्तवा जो है छोटे बचपन के दोस्त हैं, बहन भी है, ये कैसी दुबरा गई है, कैसी लग रही है, छाया की तरह जा रही है, जैसे फरछाई जाता है ना, जब फरछाई जाता है दोपहरिया में तो लंबा पतला दिखता है, वही चीज कह रहे हैं ना। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है। अब लेखक कह रहे हैं जो मालती है वो तो मेरी बचपन की रिश्ते में, बचपन की जो है जो मालती है मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसने सखी कहना उचित है, लेकिन जो किंतु है
ये तो रिश्तेदारी में बहन ही लगती हैं, लेकिन अगर उसे हम सखी कहें तो और अच्छा है ना। सखी वही होता है जैसा हम लड़का लड़का दोस्त होते हैं, लड़की लड़की दोस्त होती हैं, है ना। लड़की लड़की अपने में सखी भी होती हैं। हम लोग लड़की से अगर दोस्ती करें तो दोस्त भी हो जाता है, उसे हम लोग सखी भी बोल सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ज़िंदगी में एक लड़का एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकता। या तो दोनों का नीड होगा कोई और चीज़ के लिए, या तो ज़रूरत होगी, या दोनों में से एक का नीड होगा, तो एक ना एक दिन दोस्ती ख़त्म हो जाती है। लेकिन इन लोगों का शायद हो सकता है कि बचपन के अपना जो है हित वाला है ना, रिश्तेदारी वाली बहन ही है ना, किंतु उसे सखी कहना ठीक होगा। यहाँ तक आए हम लोग, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध शख्स का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई है। अब ये कह रहे हैं कि बहन से बढ़िया तो सखी कहना है ना। कहा है कि हम लोग का जो संबंध है, जो परस्पर संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, वो बचपन से हम लोगों का एक सखी का ही रहा है ना। कहा है कि संगे खेले हैं लोग, संगे पढ़े हैं लोग, संगे पीटे हैं लोग, अपने में लड़े हैं लोग, ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई भी साथे में किए हैं लोग। ये बात कौन कह रहा है? लेखक जी कह रहे हैं, है ना। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वच्छता और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के संबंध में नहीं घिरे। यानी कि हम दोनों जो है ना, हम लोगों का जो बचपना था एकदम अपनापन था, इसमें कोई कभी फील नहीं हुआ कौन बड़ा है कौन छोटा है। एकदम दोस्ती की तरह ही हम लोग बचपन से पले बड़े हैं, है ना। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। अब लेखक कह रहे हैं, ये सारे बात वही कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि मैं मालती को आज 4 बरस बाद देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तो वह लड़की ही थी। यानी कि 4 बरस बाद देखा है तो वो एक औरत हो गई है, लेकिन 4 बरस पहले लेखक कह रहे हैं कि हमने उसे देखा था तो अभी वो लड़की थी, यानी कि शादी नहीं हुआ था, है ना। अब वह विवाहित है, यानी कि अब वो शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ भी है और एक बच्चे की माँ भी है, उसके एक बच्चा भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, इससे तो कोई ना कोई उसमें परिवर्तन तो आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। यानी कि ये सारे बात खुद से कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं उसमें शादी हो गया है, एक बच्चा हो गया, अब विवाहित हो गई है तो स्त्री हो गई है ना। ये सारी बातें ये सोच रहे हैं। इससे पहले उन्होंने नहीं सोचा था कभी, लेकिन जब यहाँ आए हैं तो ये सोच रहे हैं, है ना। अभी तक सोचा नहीं था, ये खुद कह रहे हैं, है ना। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर कैसी छाया है इस घर का कि ऐसी दुबली पतली हो गई है ना। मालती क्या ये जो छाया है स्पेशल, ये जो डाइन भूतिन वाला मान लो कि काम जो है, जो चुड़ैन का साया पड़ गया है वो का विशेष कर मालती पर ही पड़ा है का, है ना। मालती बच्चे को लेकर लौट आई, इतने में मालती गई, बच्चे को उठाई लेके चले आई, और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई, और फिर इनसे कुछ दूरी पर उसने अपने दरी जो बिछाया हुआ था उसी पर बैठ गई, है ना। अब यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा नहीं, लेकिन बता देते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया कि बच्चे शिशु को लेकर आने के बाद मालती कहाँ बैठ गई, तो दरी पर बैठ गई, है ना। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है। अब जैसे आके दरी पर बैठ गई, अब ये ऐसे बैठे होंगे, वो वहाँ बैठी होगी, तो ऐसे कुर्सी घुमाए, और उन्होंने बोला कि ये जो बच्चा है इसका नाम क्या है। तो मालती ने बोली, मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया। यानी कि मालती बैठी है, बच्चे को देख रही और बोल रही है, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया गया है, यानी कि अभी तो इस बच्चे का नाम तो नहीं रखा गया है। वैसे टीटी कहते हैं, लेकिन जो लड़कुआ है ना, एकरा को हम लोग टीटी कहते हैं लोग। मालती ये बात कर रही है जब कभी उसका नाम पूछ रहा होता है तो, है ना। फिर मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा। अब जब सुन लिया, लेखक साहब सुन लिए कि मालती के बचवा जो है उसका नाम टीटी है, यानी कि टीटी टीटी कह के बुलाते हैं लोग, उसका नाम नहीं रखा गया है। अब टीटी तो जान गया, तो लेखक कह रहा है टीटी टीटी आ जाओ, यानी कि बुला रहा है।
पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया। जब ये लेखक साहब बुला रहे हैं कि टीटी टीटी आजा, तो वो बड़ी बड़ी ऐसे आंखें से देख रहा है और अपने माँ से फिर लिपट जाता है ना, और ऊ आशा होकर, है ना, होकर कहने लगा ऊह 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 ऊह। मालती ने फिर उसकी और एक नज़र देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी, है ना। यानी कि जैसे ही ये बुलाया तो लिपट गया और रोने लगा। जब बच्चा रोता है तो यही ना कहता ऊह 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 ऊह, रोता है ना, जैसे भी रोता होगा। तब मालती फिर उसके ओर एक बार देखी और उसके बाद वो फिर आंगन की तरह चारों ओर देखने लगी। देखो ये क्या बात हो रहा है ना। एक शादीशुदा एक दोस्त है इसकी, है ना, लेखक की दोस्त है। 4 साल पहले शादी से पहले देखा था तो वो एक लड़की थी, 4 साल बाद देख रहा है तो एक औरत हो गई है, एक पति की पत्नी हो गई है, एक बच्चे की माँ हो गई है। उसके रहन सहन में ये सारे बदलाव हुआ है कि नहीं, यहाँ आने के बाद सोच रहा है, इससे पहले कभी वो सोचा नहीं था, है ना। अब ये बच्चे को बेचारा लेखक साहब बुलाते हैं कि टीटी आ। अब बच्चा इसे गुर्रा के देखता है, उसके बाद फिर माँ से लिपट जाता है और ऊ करके जैसे बच्चा रोता है वैसे रोने लगता है। तो फिर मालती क्या करती है, उसकी ओर देखती है और फिर चारों ओर आंगन में देखने लगती है ना। फिर आगे क्या होता है, काफ़ी देर मौन रहा और वो आंगन की तरह देख रही थी, ये भी चुपचाप। लेखक साहब भी बैठे थे। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे। अब ये लेखक साहब कह रहे हैं कि इसमें तो हम यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि खुद मालती कुछ हमसे पूछेगी, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। लेकिन ये सोच रहे थे कि मालती कुछ पूछेगी अपने कि कहिए ना कहाँ आए हैं, कैसे आए हैं, बड़ा दिन बाद आए हैं, कैसे नहीं, कैसे हाँ, कैसे काम चल रहा है, जो भी। लेकिन इन्होंने कह रहे हैं कि तो इनको कोनो सवाल नहीं पूछ रही हैं, यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसा आया हूँ, है ना। अब ये कह रहे हैं मालती कैसी है, कितना चेंज हो गई, तो कुछ पूछबे नहीं की। और ये भी नहीं पूछी कि हम कैसे हैं और हम कैसे यहाँ आए हैं, है ना। चुप बैठी हैं। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही यह बीते दिन भूल गई। यानी कि कह रहे हैं, फिर मन में सोच रहे हैं लेखक साहब कि एक और बियाह भइले 2 साल भइल, हमार भेंट कैले एकरा फिर 4 साल भइल, बियाह भइले 2 साल भइल, 2 साल में इतना चेंज हो गई कि कुछ पूछतो नहीं था हमसे, जबकि बचपन में हमसे लड़ती थी, है ना, हमारे साथ खेलती थी, सब कुछ करती थी, है ना। या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती हैं, क्योंकि यह निर्धात स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती। अब लेखक ये सोच रहा है कि ये मुझसे थोड़ा सा नज़र नहीं मिलाना चाहती है। क्या है कि समाज थोड़ा सा और है, अगर कोई कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ पूछा तो और कुछ हो जाएगा, है ना। वही चीज़ क्या बात है क्या नहीं। पर फिर भी ऐसा मौन जैसे अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर लेखक कह रहा है जितना ये चुपचाप बैठी है, जितना मौन है, ऐसा मौन तो लोग अजनबी से भी नहीं रखते हैं जितना ये हमसे रख रही है ना। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा। यानी कि लेखक साहब फिर थोड़ा सा खिन्न हो गए, यानी कि उदास टाइप के हो गए कि काहे नहीं कुछ पूछ रहे हैं, और किधरों किधरों ऐसे देखते हुए पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रशंसता नहीं हुई। और लेखक साहब कहता है ऐसा लग रहा है ना मालती कि हम आए हैं तो तुमको खुशी नहीं हुआ है। उसने एकाएक चौंक कर कहा हूँ। अब जैसे ये सुनती है मालती तो कहते हूँ, यानी कि हमको कैसे बात है कि हमको खुशी नहीं हुआ, तुम कैसे जानते हो। वहीं कहते हूँ, है ना। यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण, है ना। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, है ना। हूँ जो था प्रश्नवाचक वाला था कि हूँ कैसा, हमको ये खुशी नहीं है कि तुम आए हो। लेकिन फिर हूँ कहकर चुप हो गई। अब फिर से इंतजार करने लगी कवि साहब, जो लेखक साहब हैं, कि ये कुछ बोलेगी, लेकिन कुछ नहीं बोली फिर। और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर लेखक साहब ने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी
और जब देखा लेखक साहब उसके ओर तो देख रहे हैं कि मालती भी इनके ओर ही देख रही हैं, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली और जैसे ही नज़र पड़ा लेखक को और मालती को तो मालती ने अपनी आंख जो है नीची कर ली, है ना। फिर मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव था। अब लेखक साहब कह रहे जब उसने आंखें नीची की कर ली तो मैंने देखा कि अजीब सा भाव, अजीब सी लहजा प्रकट हो रही थी उन आंखों से, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, है ना। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो मालती है उसके अंदर, उसके भीतर जो है कोई चेष्टा कर रहा है, कोई दुख तकलीफ प्रतीत हो रहा है ना। किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्याख्या तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा हो, वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है। अब यही चीज़ देखे जब उसने नज़र नीचे की तो देख रहे हैं कि ये कुछ इसका अंदर दुख है, तकलीफ़ है, कोई चीज़ सोच रही है। ये भी सोच रही होगी कि हम ये दोनों बचपन में खेलते थे, पढ़ते थे, लड़ते थे एक साथ, है ना, सारे चीज़ करते थे, या और भी कोई जो तकलीफ़ें होगी वो चीज़, वो तकलीफ़ें, वो दुख जो है इसके आँखों में झलक रहा था। यही चीज़ लेखक कह रहा है, यानी कि मालती के आँखों में झलक रहा था, है ना। आगे क्या होता है, वीर विस्तृत में मानो मर गया है उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, है ना। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। अब ये सोच रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि किसी जिंदा व्यक्ति के घेट में एक मुर्दा लाश को बांध दिया गया है और उस लाश को ये इंसान उतार के फेंकना चाह रहा है, लेकिन फिर भी नहीं निकाल के फेंक रहा है ना। और हमारे समाज में ज़्यादातर लड़कियां को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है ना, एक क्या बोला जाता है, गाय की तरह यूज किया जाता है कि उसको कहीं से खुट्टा में, यहाँ से खुट्टा में खोल के, यानी कि अपने के घर की खुट्टा से खोल के किसी के खुट्टा पर ले जाके बांध दे, ये जाने बिना कि वो लड़का कैसा है, वो क्या करता है क्या नहीं, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है ना। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि ऐसा अगर किसी के हस्बैंड मिल जाए किसी भी लड़की के, तो उसका ज़िंदगी जो है एक नर्क के समान हो जाएगी, है ना। अगर सही हस्बैंड नहीं मिला तो वो मरा हुआ समान होगा, है ना। और वो मरा हुआ इंसान अगर किसी औरत के गले में लटक जाए तो वो चाह कर भी उसे नहीं बदल सकती, है ना। यही चीज़, सारा चीज़ इसको मालती के देखने के बाद लेखक सोच रहा है ना। आगे क्या होता है, तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। इतना सोच ही रहा होता है, अभी वो नज़र नीचे की, ये सारे बातें उसकी आंखों में देखकर सोच रहा है। उसके बाद तभी क्या हुआ, किसी ने किवाड़ खटखटाया। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं, यानी कि पहल का बेर खटखटाया, इसने देखा मालती की ओर, काहे नहीं कुछ कर रही है, लेकिन उसने नहीं हिला। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगे। यानी कि जब किवाड़ दूसरे बार, दरवाजा को दूसरे बार खटखटाया गया तो उसने बच्चे को अलग की अपने से और जाकर किवाड़ यानी कि दरवाजा जो है खोलने लगी, है ना। वे यानी मालती के पति आए। वे मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कवि, वे आए यानी कि मालती के जो पति हैं उन्होंने ही आए थे। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, और कवि कह रहे हैं कि मालती के जो पति हैं उनको मैंने पहले बार ही देखा था। यद्यपि फोटो से उन्हें पहचाना था, परिचय हुआ, लेकिन पहले बार देखा, लेकिन फोटो में उनको देखा था पहले, और जो परिचय हुआ उनसे पहली बार हम लोगों का परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई, और तब जब ये साहब आ गए, इन लोगों का परिचय हो गया। उसके बाद जो है मालती खाना तैयार करने के लिए कहाँ चली गई, आंगन में चली गई, और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। और कवि, लेखक और जो मालती के पति हैं, ये दोनों आदमी अंदर बैठकर अपने में बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर
उठा करते थे एक तरह का संरक्षात्मक कवच बनकर, है ना। जितने सारे बातें मिलने के बाद पूछना चाहिए, नौकरी से लेकर रोजगार से लेकर फौज से लेकर हर सारा चीज जितना जेहन में आया, एक दूसरे से बेचारा बातें करने लगे, एक दूसरे से पूछते रहे, यानी कि साक्षात्कारत्मक संरक्षात्मक कोच बनकर, यानी कि एक दूसरे से जो भी चीजें हैं वो सारे के सारे एक जाने पहचाने व्यक्ति बनकर पूछने लगे अपने में, है ना। मालती के पति का नाम महेश्वर था। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर था। याद रखना, मालती के पति का नाम महेश्वर था। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे, है ना। मालती के पिता का नाम महेश्वर था। वह एक डॉक्टर था। किस प्रकार का डॉक्टर था, तो वो डिस्पेंसरी वो होता है जो चीड़ फाड़ करता है ना, उसको डिस्पेंसरी का डॉक्टर कहा जाता है ना। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते थे, यानी कि ये एक क्वार्टर था, सरकारी घर था, है ना। क्वार्टर जो है एक ये सरकारी घर था और ये डॉक्टर होने की हैसियत से ही वो क्वार्टर में रहते थे। तबे न मनहूस जैसा घर वो लग रहा था। जब ये आंगन में गया तो ऐसा लग रहा था चारों ओर सन्नाटा, चुड़ैल कोनो है का, है ना। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या यहाँ पे अलग होगा 1:30 या 2 बजे लौटते हैं, यानी कि सुबह होते होते 7 बजे तक वो डिस्पेंसरी चले जाते हैं, यानी कि चीड़ फाड़ वाले जो दवाखाना वहाँ चले जाते हैं और ये 1:30-2 बजे तक लौटते हैं। इसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन का बिल्कुल एक निर्दिष्ट करे पर चलता है। यानी कि वो तो डिस्पेंसरी में जैबे करते हैं, लेकिन उसके अलावा एक और हॉस्पिटल है जहाँ 2-3 घंटे के लिए चले जाते हैं। यानी कि उनका पूरा का पूरा जीवन काल जो है, जो उनका रूटीन है, जो शेड्यूल है, इसी में बीत जाता है और डेली का यहीं का काम रहता है ना। तो जाहिर से बात है एक ही काम होगा, समय से जाना समय से आना, तो हर कोई उभी जाता है और मालती भी देखते देखते उभी जाती होगी, है ना। इसलिए वह वैसा रह रही है, नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, वह समय उकताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इन भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय भी सुस्त ही रहते हैं। यानी कि ये एक ही प्रकार के काम करते करते मालती की जो पति हैं डॉक्टर साहब, वो भी क्या है एकदम अगुताए हुए हैं और ये गर्मी के समय में भी वो अपने छुट्टियों का आनंद मज़ा नहीं ले पाते हैं, है ना। यानी कि एक ही काम करते करते इंसान बोर हो जाता है 24 घंटा, और बोरिंग आदमी के साथ कोई भी रहेगा तो वो भी बोर ही हो जाएगा, है ना। सेम वही हाल होता है मालती के साथ भी। यानी कि उसके पति जो डॉक्टर साहब हैं, ये भाई साहब तो एक ही काम करते करते बोर हो ही जाते होंगे और यहाँ आते होंगे आराम करने के लिए, तो पति कुछ पूछती होगी, है ना, कैसे है, क्या हो रहा है, कहिए ना कुछ, तो ये बेचारा गुस्सा के बोल देता होगा या कुछ भी। तो यानी कि मालती को, डॉक्टर साहब की पत्नी जो है, मालती को भी ये बात सुनते सुनते ये भी कुछ ना पूछती होगी और ये भी उदासी रहती होगी, है ना। यही बात हो सकता है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि कहीं भी इंसान को शादी करना चाहिए तो थोड़ा सा परिचित जगह, है ना, कम से कम एक दूसरे से थोड़ा सा ये चीज़ हो, उसके बारे में आप जन जाओ, आपके बारे में वो जन जाए, है ना, तब उसका बात कुछ और होगा, ना तो ऐसा ही होगा, है ना। चलिए आगे क्या होता है। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई, है ना। अब क्या हुआ, ये लोग बात ही कर रहे थे, ये सारे चीज़ ये फिर सोच ही रहे थे। उसके बाद जो मालती है इन दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी, तब लेखक पूछता है कि मालती तुम नहीं खाओगी या खा चुकी हो या खाली हो। तो महेश्वर ने बोले, यानी कि मालती के पति ने बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती हैं, यानी कि वो हंसे और बोले कि ये हम लोगों के साथ नहीं खाएगी, ये कुछ देर बाद खाएगी। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। यानी कि बात यह है कि पत्नी जो है वो किधर चला गया रे भाई, वाह, है ना। मच्छर कभी कभी किधर बैठ जाता है ना, तो उतने से गड़बड़ हो जाता है। चलो, है ना। तो वही कह रहे हैं कि यानी कि
ये पूछ रहे हैं कि तुम नहीं खाओगी। तो इसके पति जो है महेश्वर मुस्कुराए और कह रहे हैं कि ये हमसे बाद में खाती हैं, हम 2:30 बजे खा लेते हैं, तो ये 3 बजे खा रहे थे। अब ये लेखक साहब सोच रहे हैं साला पति 2:30 बजे खाएगा, अब उसके इंतजार में पत्नी 3 बजे तक भूखी रहेगी, है ना, रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं, है ना, शाम के 2:30 बजे। अब जब इन लोगों का खाना मिल गया तो जो महेश्वर जी हैं यानी कि मालती के पति हैं, वो लेखक से कह रहे हैं कि इस वक्त आपको खाने का मज़ा थोड़े आएगा, इस वक्त तो आप खाते नहीं होंगे, जो स्वाद होगा आपका वो नहीं मिल पाएगा, है ना, काहे कि 2:30 बजे कौन वक्त है, ये तो बेवक्त हो गया है ना। चलिए, मैंने उत्तर दिया। अब जो है लेखक साहब उत्तर देते हैं, वाह देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। अब लेखक साहब कह रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं, देर से खाने पर तो और ही बढ़िया लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है पर शायद मालती बहन को कष्ट होना होगा, है ना। अब कह रहे हैं कि भूख तो बढ़ी हुई होती है लेकिन शायद मालती बहन को कष्ट होना, है ना। मालती टोक कर बोली। अब मालती टोकती है और बोलती है, ऊहू ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुई थी, बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, और मालती बेचारी बच्चे को भी ली हुई थी और उसने ये कह के बोल दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे तो रोज का यही काम है। उसके गोद में जो बच्चा था वो रो रहा था और उस बचवा पर कोनो ध्यान नहीं दे रहा था लोग, है ना। चलिए, मैंने कहा, यानी कि मैंने कहा, लेखक कह रहे हैं कि मैंने कहा यह रोता क्यों है, कि आखिर में ये क्यों रो रहा है। तो मालती बोली, क्या बोलती है मालती, मालती बोली, वो हो ही गया है चिड़चिड़ा सा। कह रहे हैं कि ये तो हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, इसका काम है रोना, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। और ये बात बोली, तो ऐसा ही चिड़चिड़ा सा होने लगा है, और डांटते हुए बोली, चुप का नहीं चुप हो रहा है, तो बच्चा और रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले रो ले। उसने गुस्साई, जमीन पर बैठा दिया और बोली, रो ले जितना रोना है ना। ऐसा हमारे घर में भी होता है ना, होता है कि ना, हर किसी का घर में होता है, हर औरत का यही ड्रामा है ना। और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं। अब जब ये लोग खाना खाने लगे तो 3 बजने ही वाला था, तब तक महेश्वर बोले, हमको थोड़ा आज जल्दी अस्पताल जाना होगा, काहे कि आज जो है इमरजेंसी चिंतक, यानी कि 2 चिंताजनक केस आए हुए हैं, इमरजेंसी केस आए हुए हैं ना, जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 ही शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है, थोड़ी देर में वह चले गए। कह रहे हैं शायद हो सकता है कि 2 टांग भी काटनी पड़े, है ना, उनकी जो टांग है वो भी काटनी पड़े, काहे कि उसमें गैंग्रीन हो गया है, एक प्रकार की घाव होता है, वही हो गया है। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब तो खाना खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। अब चले गए मालती के हस्बैंड, और मालती गई, गेट बंद की, उसके पास लेखक के पास आई और बैठने के ही कोशिश कर रही थी। तब तक लेखक बोले कि मालती तुम खाना खा लो, तब तक हम टीटी जो है ना उसी के साथ खेलते हैं। वह बोली, यानी कि मालती बोलती हैं, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर घुमाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया, है ना। ये बोली कि ठीक है खा लूँगी, मेरे खाने की कौन सी बात है ना, ये बोली, लेकिन फिर भी खाने के लिए चली गई। और लेखक साहब ने टीटी को ऐसे हाथ में घुमा लिया और अंगुली पकड़वाया और घुमाने लगे, और टीटी भी चुप हो गया, है ना। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़का एकाएक में बंका मैंने सुना। मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो, है ना। यानी कि वो खाना खा रही थी
आंगन में बैठी थी, जैसे ही 3 बजा उसने लंबी सांस ली और कह रही है 3 बज गया है। यानी कि ऐसा फील हुआ इसके बात में कि जो कोई कार्य है वो खत्म हो गया है ना। थोड़ी ही देर में पूछा, यानी कि लेखक साहब ये बात सुने तो थोड़ी देर बाद पूछते हैं, तुम्हारे लिए कुछ मालती फिर आ गई है ना, तुम्हारे लिए कुछ मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, बचा भी था सब कुछ तो बहुत था। यानी कि ये भाई साहब कहते हैं कि तुम्हारे लिए, मालती से कह रहे हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे लिए बचा भी था खानवा उनवा। तो मालती कह रही है हाँ बहुत कुछ बचा हुआ था, कोई बात नहीं हम भी खा लिए। हाँ बहुत था, बाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं। अब लेखक कह रहे हैं कि भाजी जो है वो सारे के सारे भाजी तो हम ही खा लिए थे, तो वहाँ बचा ही कुछ नहीं होगा। यूं ही तो रोब तो न जताओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। यानी कि लेखक कह रहे हैं पूरा भाजी तो हमने ही खा लिया है और तुम रोब जताते हुए कह रही हो बहुत था, कम से कम रोब तो मत जताओ। ये बात हंसते हुए लेखक कह रहा है, काहे कि उसका तो बचपन के दोस्त था और साथ में खेला था, पढ़ा था, सब चीज़ जानता था। एक है ना दोस्तीपन में कुछ भी इंसान बोल देता है, वही बात है। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वहीं अभी बढ़ती जा रही हैं। यानी कि कह रही हैं मालती कि यहाँ सब्जी उब्जी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने 15 दिन पहले हम आए थे और जो सब्जियाँ लेकर आए थे आज भी वही सब्जियाँ चल रही हैं। फिर लेखक पूछते हैं नौकर कोई नहीं है, फिर पूछते हैं कि यहाँ नौकर तुम लोगों के पास कोई नहीं है का? तो कोई ठीक मिला नहीं, शायद दो एक दिन में हो जाए। अब ये मालती कह रही हैं का किया जाए, कोई बढ़िया नौकरे नहीं मिल रहा है, कहीं 1-2 दिन में कोनो मिल जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो। अब लेखक पूछ रहा है ये बताओ मालती, बर्तन भी तुम ही मांजती हो और कौन? अब गुस्सा के कहती है तो हम नहीं मांजते हैं तो और ही कौन मांजती है ना। कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई और ये बात कही, फिर आंगन में गई और फिर लौट के चली आई। मैंने पूछा कहाँ गई थी? अब लेखक पूछते हैं मालती कहाँ गई थी? उसने कहा आज पानी ही नहीं है। अब मालती कहती है कि आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? कि पानी नहीं है तो बर्तन कैसे मांजेंगे हम? क्यों, पानी को क्या हुआ? अब लेखक पूछते हैं कि पानी को क्या हुआ? तो मालती बोलती है रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं, आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मजेंगे। यानी कि कह रही है कभी तो टाइम पर नहीं आता है, आज 7 बजे पानी आएगा और 7 बजे आएगा तब हम लोग बर्तन मांजेंगे। चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। अब लेखक कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तो 7 बजे तक छुट्टी हुई। कहते हुए मैंने मन ही मन सोचने लगा अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। अब ये चीज़ सोच रही हैं, लेखक सोच रहा है कि वो अभी तो छुट्टी हो गया लेकिन इसको 7 बजे से लेकर 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाता है कि मालती को कितने बजे रात तक काम करना पड़ता था, तो 11 बजे है ना। छुट्टी का क्या खाक हुई? अब मालती कह रही है छुट्टी का खाक हुई, कैसा छुट्टी हुई? यही उसने कहा, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। जब ये बोली कि छुट्टी का खाक हुई तो लेखक साहब सोचे और कह रहे अब हम क्या बोले, हमारा पास तो कोई उतरे नहीं है ना। पर मेरी सहायता टीटी ने की, लेकिन कह रहे हैं लेखक साहब हमारे पास उत्तर नहीं था, तब तक मेरे सहायता टीटी ने कर दिया। वो कैसे? एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। अब वो भैया रोने लगा, तब तक इनको लगा चल भाई अब तो भैया रोने लगा, तो इसने मालती को दे दिया और जवाब देने से बच गया है ना। चलो आगे क्या हुआ? थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों की लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण नहीं पूछा और बोली यहाँ आए कैसे? तब याद आता है मालती को कि रे हमने तो इसको कुछ पूछवे नहीं किया। तब पूछ रही हैं यहाँ कैसे आए हो, यहाँ आए कैसे हो, है ना। तब लेखक कहता है अच्छा अब याद आया,
अब लेखक क्या कहता, अच्छा अब की याद आई कि पूछा तरू तुमसे मिलने आया था और क्या करने। तब फिर लेखक कह रहा है कि अच्छा अब की याद आया, अब पूछ रही हो। फिर कहता है कि तुमसे ही मिलने आया था और किस काम के लिए यहाँ आऊँगा। तो 1 दिन रहोगे ना। तो मालती पूछ रहे हैं ठीक है मुझसे मिलने आए हो तो 1-2 दिन रहोगे ना। तो फिर लेखक कह रहा है कि नहीं कल चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली। ये जब बात सुनी कि कल चला जाऊंगा तो मालती कुछ नहीं बोलती है, कुछ खिन्न सी हो गई, कुछ उदास हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरह देखने लगा, है ना। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह करने को बात होगा यहाँ पे, है ना। वहाँ बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ, पर बात भी क्या की जाए। अब फिर कभी नोटबुक में अपना देखने लगा, फिर उसके बाद देखते देखते बोल रहा है अरे हमने तो यहाँ इसके पास आया है इससे बात करने के लिए। फिर सोच रहा है तो कुछ बतिया ही नहीं रही है तो हम इससे क्या बतियाए, है ना। देखो आगे क्या होता है। चलो थोड़ा आधा से ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ लिया, टेंशन की बात नहीं, है ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे, हाँ जैसे यह घर, जैसे मालती। अब कह रहा है, सोच रहा है लेखक कि हमरों पर कौन छाया मंडरा रहा है का, जैसे ये घर एकदम सुनसान सन्नाटा है, जैसे मालती हो गई वैसा ही हम भी हो गए हैं। मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। अब लेखक पूछते हैं मालती से कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। मैं चारों ओर देखने लगा, कहीं किताबें दिख पड़े यहाँ कहकर मालती थोड़ी सा हंस दी। जब ये बात लेखक ने पूछा तुम यहाँ कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, और ये जब बात मालती ने सुनी तो थोड़ी सी क्या की, हंस दी, है ना। चलिए अब ये हंस दी, उसके बाद वह हंसी कह रही थी, यानी कि जब हंसी तो ऐसा फील हो रहा था यहाँ पढ़ने को है क्या। मैंने कहा अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। अब यह हंस रही थी और इसके हंसी ये कह रही थी यहाँ पढ़ने को है क्या कि पढ़े। तो लेखक साहब कह रहा अच्छा कोई बात ना, हम जाएंगे तो जाने के बाद कुछ किताबें भेज दूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया, इतना बात हुआ और फिर बातें खत्म हो गई, है ना। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा आए कैसे हो लौरी में। अब फिर पूछती हैं कि कैसे आए हो लौरी में। तो कह रहा है लेखक नहीं पैदल, इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की। अब फिर जब सुनी कि पैदल तो कह रहे इतनी दूर पैदल कैसे आ गए, बड़ा हिम्मत वाला हो तुम, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। अब लेखक कह रहा है अरे कितना हूँ दूर है तो क्या होगा, तुमसे मिलने आया हूँ, है ना, ऐसे ही आए हो। अब फिर मालती पूछ रही है कि अच्छा ठीक है मिलने आए हो तो ऐसे ही मिलने आ गए हो का। तो लेखक कह रहा नहीं कुल्ली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तर ले चलूं। अच्छा किया, यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली तब तुम थके होगे लेट जाओ। यानी कि इससे पूछी अच्छा तो ऐसे ही आ गए हो। तो फिर बोला ना ऐसा ही कैसे आ जाएंगे, तुमसे मिलने आए हैं। तो पीछे कुल्ली जो है ना वो सामान लेके आ रहा है और हमने सोचा है, लेखक कह रहा है मैंने सोचा कि बिस्तर भी लेते चलूं। तो मालती कह रही अच्छा किया, है ना। और फिर यह यहाँ से बस चुप हो जाती है। यह कहकर मालती चुप हो गई। फिर बोली तुम थक गए होगे लेट जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं थका। अब फिर जब ये बात सुनता है लेखक कि तुम थक गए हो सो जाओ आराम करो, है ना, लेट जाओ। तो मालती जो है लेखक कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ, है ना, रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं कैसे। अब कह रही मालती कैसे यार, कैसे तुम नहीं थके हो। तो फिर लेखक कह रहा है कि भला हम थके हैं कैसे, है ना, और तुम क्या करोगी। और फिर लेखक पूछ रहा है मालती से ठीक है हम तो आराम करने लगेंगे लेट जाएंगे, लेकिन तुम क्या करोगी। मैं बर्तन माज रखती हूँ। तब कह रही मैं बर्तन माज लूँगी। मैंने कहा वाह क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। जब मालती ने पूछा इसने तो उसने कहा कि मैं बर्तन को मांझ लूँगी। तो लेखक कहते हैं वाह
इसके अलावा उसकी जुबान से और ही कोनो बात नहीं निकला कि और का हम पूछे उससे, है ना। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई। टीटी के साथ लेकर तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन में आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघाने लगा, है ना। अब जब ये टीटी को लेकर सो गए, वो बर्तन मांजने लगे, और जब बर्तन मांज रही थी ऐसे तो इतना बढ़िया आवाज आ रहा था कि इनको धीरे धीरे नींद आने लगा। किसको? लेखक को, है ना। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लाचार खड़क रहे थे, और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई, है ना। और क्या चीज़ इसी का पहली घंटा सुनकर मालती रुक गई कि क्या चीज़ का घंटा बज रहा है। वहीं 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार मैं उग्र रूप में मैंने सुना। मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूति विहीन नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन के वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फसला नापता जाता है और यंत्रवत मिश्रात करता है ना। किससे? कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, कैसे मुझे नींद आ गई, है ना। कैसे मुझे नींद आ गई। अब यही सारा सोच रहा है कि मालती की जीवन ऐसा हो गया है जैसे घंटा हुआ है। घंटा बज रहा है, वो मौन हो जा रही, घंटा बज रहा अपना काम कर रही है, घंटा बज रहा पानी ले रही। यही सारे बातें सोचते सोचते क्या हो गया, कवि साहब को लेखक साहब को नींद आ गया और वो मौन हो गया, है ना। चलिए थोड़ा सा और है, और एक बार और एकदम जोश के साथ बैठिए लोग, और अपारी इसको हम लोग ख़त्म करके ही दम लेंगे, है ना। बढ़िया कहानी है ना। कि एक लड़की जब शादी होने के बाद औरत बनती है तो उसके जीवन में क्या परिस्थितियाँ आती हैं, है ना। वही चीज़ पे ये आधारित है कहानी। तब 6 कभी के बज चुके थे, है ना। जब ये लेखक साहब सो गए थे, अब पता ना कब 6 बज गया था, जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुल्ली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगी। 6 बजे था, अब 7 बजे ना पानी आएगी। तो ये देखे 6 बज गया, तो महेश्वर आए थे, उनके साथ कुल्ली भी आया था। इन्होंने उठा और मुंह धोने के लिए, यानी कि मुंह पर पानी मारने के लिए पानी मांगने ही वाला था। तब तक इनको याद आया कि अरे अभी तो 6 बज रहा है, पानी तो 7 बजे आएगा, है ना। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर कर दी। अब लेखक ऐसे ही मुंह पोंछ रहा है और महेश्वर से पूछ रहा है कि आपने बड़ा देर कर दी। उन्होंने किचित गलानी भरे स्वर में कहा, उन्होंने अजीब से स्वर में कहा, हाँ आज वो गैंगीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस से बड़े अस्पताल में भिजवा दिया हूँ। यानी कि मुरझाए स्वर में बोले, अजीब स्वर में, हाँ वो गैंग्रीन वाला जो 2 मरीजवा था ना, उसमें से एगो के तो हम ऑपरेशन करके आए हैं, लेकिन एगो बड़ा इमरजेंसी था, उसको हमने दूसरे बड़े अस्पताल में भिजवा दिया है। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया, यानी कि ये जो घाव है वो कैसे हो गया। एक कांटा चुभा था। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं सिर्फ एगो कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के, और डॉक्टर कह रहा है बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं, आय के लिहाज से नहीं। अब कह रहे हैं, लेखक कह रहा है डॉक्टर वैसे, है ना, महेश्वर से कि यहाँ आपको ठीक ठाक केस मिल जाता है, मरीज आ जाता है। तो कह रहा है कि ना, जैसा आए हैं वैसा नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए ठीक है। बोले हाँ मिल ही जाते हैं, यही गैंग्रीन
हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पतालों में भी, है ना, नीचे बड़े यानी कि छोटे बड़े अस्पतालों में भी ऐसा ऐसा केस आ जाता है, काम चल जाता है ना। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई, बोली हाँ केस बनाते देर क्या लगती है, लगती है, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है, एक दूसरे दिन किसी की बाह काट आते हैं और इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। अब वो ये बात सुनी और आई, कह रही हाँ यहो कोनो डॉक्टरी है, किसी के कोई गोड़ काटाते हैं तो कोई हाथ काटाते हैं, है ना। महेश्वर हंसते हुए बोले, नाक काटे तो उसकी जान गंवाए, अगर उसका हाथ पैर वह ना काटेंगे तो उसका जाने चल जाएगा, तो उसका जान गंवा दे। हाँ पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, अब ये जो है कह रही है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि पहले के दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटों के चुभने से लोग मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी, है ना। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा टिप 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 टिप, यानी कि 7 बज गया, है ना। वहीं कह रही है कि सरकारी डॉक्टर है, कोनो चीज आता है तो डायरेक्ट पैरे वैरे काट देते, अब मेरा जात से मरो तो जुराए कैसे, अब बेचारा मुस्कुरा के रह गया। और वही कह रही हैं कि एगो समय था जब हम लोग सुन लेते थे कि कोई मरा हुआ है, मर गया है, तो हम लोगों को रात रात भर नींद नहीं आता था, और अब तो ऐसा लग रहा है कि कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है। तब तक 7 बज गया और टिप 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 पानी नलका में गिरने लगा, है ना। चलो आगे क्या होता। मालती ने कहा पानी, है ना, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे हैं, पानी, और वो चली लगी। तब तक खन 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 बजने लगा बर्तन धोने पर। तो इनको समझ में आ गया लेखक साहब को कि यानी कि बर्तन जो है धोने जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था, तब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा, फिर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, है ना। वो बर्तन माफ रही थी, इधर महेश्वर की जांग को पकड़कर जो टीटी था, बच्चा था, वो खड़ा था, और फिर देखा कि उधर बर्तन माँ बर्तन मांज रही है। अब इसने भी उधर ही जाने लगा। महेश्वर बोला अरे कहाँ उधर जा रहा है, इधरे आना, नहीं रुक रहा था, उठा लिया। तब तक ये चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, है ना। महेश्वर बोला, क्या बोला महेश्वर? महेश्वर बोले अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। अब गुस्साया, रोने लगा तो कि अब तो ये रो रो के जब तक सोएगा नहीं तब तक हल्ले होगा, सो जाएगा तो घर में एकदम चैन हो जाएगी। मैंने पूछा, यानी कि फिर कभी राइटर पूछते हैं आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है, कि आप लोग अंदर ही सोते हैं, बहुत गर्मी है, गर्मी तो बहुत होती होगी, होने का तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले आए। अब कह रहा है महेश्वर जी की हाँ होते तो हैले हैं, गर्मी मच्छर भी बहुत होते हैं, लेकिन ये पलंग जो दिख रहा है ना लोहे का पलंग है, उठाकर कौन बाहर लाएगा, है ना। अब के नीचे जाएंगे तो चरपाइयों ले आएंगे, है ना। अपारी जो है नीचे जाएंगे, यानी कि पहाड़ पर रहते हैं लोग, तो पहाड़ी इलाका है वहीं रहते हैं लोग, तो नीचे जाएंगे तो एक चारपाई खरीद कर लाएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा, यानी कि कह रहे हैं आज तो बाहर ही सोना है, आप आए ना तो कम से कम ये लाभ तो हुआ कि आज बाहर सोएंगे, है ना। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था, महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगा, है ना। रो रहा था बेचारा टीटी, इसने इसको गोद से लिया, पलंग पर बिठाया और पलंग को बाहर खींचने लगा, है ना। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। उसने कहा, यानी कि महेश्वर ने कहा कि चलो ठीक है मैं भी मदद कर देता हूँ। उसने भी एक ओर से पलंग इसे उठाया और उसको निकलवा दिया, है ना। अब हम
तीनों महेश्वर, टीटी और मैं, यानी कि अब हम तीनों जो है, महेश्वर एक हो गया, टीटी उसका लड़का और मैं, तीनों पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे, है ना। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसा एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके वो रो उठता था, है ना। ये लोग भी टीटी के साथ लग गए, वो भी खेलने लगा, और कभी कभी ऐसा लगता था कि कुछ भुलाया है, ऐसे चुप होता था और फिर रोने लगता था, है ना। उसके बाद और फिर एकदम चुप हो जाता था, और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे, और कभी कभी ये लोग उसको खिलाते खिलाते हंसने लगते थे। और कभी कभी ऐसा होता था, महेश्वर जो है उन्हीं का बच्चा है, अब उनका बच्चा है, महेश्वर जी का बच्चा टीटी है, तो वो कभी कभी उसके बारे में कुछ कहने लगते थे, है ना, कि ऐसा है वैसा है। मालती बर्तन धो चुकी थी जब वो उन्हें लेकर आंगन की एक और रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो देना। अब बच्चा को बर्तन धो के आई, बच्चा उठाई और वह किधर चल पड़ी, है ना, किधर चल पड़ी, रसोई की ओर। तो महेश्वर कहते हैं कि आज थोड़ा सा आम भी लेके आए हैं, उसको भी धो देना, है ना। कहाँ है, अब पूछ रही है मालती, कहाँ है। अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए हैं। अब महेश्वर जवाब दे रहा है कि अंगीठी पर रखे हुए हैं, कागज जो है उसी में लिपट के रखे हुए हैं, ना। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस छीड़ा प्रकाश में उसी की पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पड़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंककर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियाँ तोड़कर खाना। अब ये चीज़ लेखक साहब को दिखता है कि अरे आम है, तो ये कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि अरे हम और मालती जब बचपन में छोटे छोटे थे तो हम लोगों का एडमिशन कराया गया था, तो हम लोग पढ़ते थे और बंक मार कर चले जाते थे और वहाँ से गाछ पर चढ़ के आम तोड़कर उसको खटाई बनाकर खूब खाते थे, है ना। आगे क्या हुआ, मुझे याद आता कभी जब मैं भाग जाता और मालती नहीं जा पाती थी, तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था। और मुझे ये भी याद है कि कभी कभी मैं भाग जाता था और मालती नहीं भाग पाती थी, पकड़ा जाती थी, तो ये भी बेचारा फिर से लौट के आ जाता था, है ना। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। मालती जो है कुछ नहीं पढ़ती थी, लेकिन उसके पिताजी एक दिन गुस्साए आए, पुस्तक लेकर और बोले, हर रोज तोरा 20-20 पेज पढ़ना है ना। हफ्ते भर बाद मैं देखे कि इसे समाप्त कर चुकी हो। बाप रे। और देख रहा है जब पिता गुस्सा कर दिया है तो लेखक देख रही, ये तो भैया कोई पढ़ती नहीं थी, अब एक हफ्ते में पूरा समाप्त कर दिए, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी, है ना। वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़कर फेंक देती। क्या होता है भैया, आन के देता है और कहता है उसके पिता की अगर एक हफ्ते में खत्म ना हुआ तो तुम्हारा मार के चमड़ी उतार देंगे। अभी सोचता है का ये पढ़ पाएगी, तब मालती देखो क्या करते है, क्या करते है, हर रोज 20-20 को पानवा फाड़ के, पेजवा फाड़ के फेंक देती है ना। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उत्तर स्वर में बोली, उद्दत स्वर में बोली, है ना। क्या बोलती है, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। वाह, अजीब आदमी थी ना। उसके बाद वह बहुत पीटी और उसके बाद उसकी खूब कुटाई हुई मालती की, है ना। पर वह
अलग बात है इस समय में यही सोच रहा था कि वही उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत हो गई है और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या, यह है ना। देखिए ऐसा चंचल लड़की, खेलने वाली लड़की जिसका अगर हस्बैंड बढ़िया नहीं मिला तो वो भी अपना पूरा जीवन बर्बाद करती है ना। बात सही है कि अगर इंसान कीचड़ में रहे, कितना ही भी सुंदर हो तो कीचड़ में रहते रहते कीचड़ के जैसा हो ही जाएगा। कितना ही बढ़िया हो, गंदगी में रहते रहते इंसान गंदा हो ही जाएगा। वैसा ही इसके साथ भी हुआ है। एक समय था कि माता पिता जब उसको पिताजी किताब ला कर देते तब थे तो फाड़ के फेंक देती थी, नहीं पढ़ती थी। हैं आज एक पन्ना को उलट पलट कर दोनों ओर से पढ़ी, कैसा समय आ गया है। ये सारी चीज लेखक सोच रहा है ना। तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगा। तब महेश्वर पूछता है मालती से कि रोटी कब बनेगा। बस अभी बनाती हूँ। तब मालती कहती है कि ठीक है रोटी अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। देखिए एक माँ का दर्द, दुख। उसको रोटी बनाना है, एक में वो रो रहा है, चिपका रही है, थपकने दे देकर, और एक सामान से जो भी बनाने वाले चीज़ें की डब्बी है उसको निकाल रही है ना। बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना। अब बहुत कम और बचा है, टोटल 4 पेज बचा है। इसको भी हम लोग बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे, है ना। ताकि हम लोग जितने प्रेम से, जितने आसानी से पढ़ेंगे उतने हम लोगों को समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो फिर हम लोगों को आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए आगे क्या होता है। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। और इन लोगों ने भी भोजन किया और एक दूसरे के पास ही सोए और बहुत सारे बातें, कैसे कैसे बातें ये दोनों लोग करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग की एक ओर मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा दी थी, यहाँ पे होगा दी थी। वह सो गया था पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था पर तुरंत ही लेट गया, है ना। जब वो तो मालती का जो टीटी था वो सो गया था, है ना, इसने सुला दिया था, लेकिन वो कभी कभी ऐसे चौंक जाता था। एक बार क्या हुआ कि वो उठ के बैठ भी गया था और फिर से सो गया, है ना। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले भर के तो आप अधिक होंगे, यानी कि वो कह रहे हैं कि थके तो आप हमसे ज़्यादा अधिक होंगे। 18 मील पैदल चलकर आए हैं, किंतु उसके स्वर में मानो जोड़ दिया। थका तो मैं भी हूँ, है ना, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँच रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी, है ना। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। अब 10:30 बजे बेचारा भाई साहब जो डॉक्टर साहब थे सो गए थे और इन्होंने देखा कि मालती खाना खा रही है और उसके बाद इन्होंने ऐसे कड़वट वड़वट लिया और उसके बाद आसमान की ओर देखने लगे, है ना। पूर्णिमा थी, है ना, पूर्णिमा का समय था, आकाश अंधन था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत की चांदनी में चमक रही थी। अत्यंत शीतलता और अस्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। ऐसा ये सारे चीज प्रतीत हो रहा है जब ऐसे आसमान में देखते हुए। कौन सो रहा है? लेखक साहब सो रहे हैं, तो है ना। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष
गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उदेगमय नहीं, है ना। मैंने देखा प्रकाश में धुंधले नीले आकाश के पद पर जो चमगादड़ नीरव उजाड़ से चक्कर काट रहे हैं वे भी सुंदर दिखते हैं, है ना। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाग से उठकर वातावरण में खोए जा रहे, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्षारूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रही है ना। ये सारे चीज ऊपर देख के इसे ताक रहे हैं आसमान की ओर, और ये सारे चीज ये लेखक साहब देख रहे हैं। पर यह सब मैंने ही देखा, लेकिन ये सारे के सारे चीज कोई और नहीं देखा। कौन देखा? लेखक साहब ने ही देखा, है ना। अकेले मैंने, सिर्फ मैंने ही देखा, है ना। चलिए दो गो और हैं। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी, है ना। उस समय तक जब ये सारे चीज देख रहे थे लेखक साहब, तब तक जो है डॉक्टर साहब एकदम मग्न में सो गए थे, और मालती क्या कर रही थी? दही जमाने के लिए गर्म पानी से मिट्टी के बर्तन को धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज ही इतने बजे जाते हैं। मालती ने यह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। देखो शादीशुदा कैसा है कि ये बंदा गया है तो सारी के सारे चीज देख रहा है, लेकिन ये सोच रहा है कि एक मालती की जिंदगी कैसे हो गई है, एक जैसे घोड़े के समान हो गई है कि अपना वो मठ पे रहा, अपना घर में रहा, वो उसके बाद उसको जैसे मुंह में चंगाल फंसाने के बाद उसको ले गया और फिर ला दिया गया, वैसे ही मालती के रूटिंग हो गई है। उसके रूटिंग के अलावा उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ, है ना। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस असल जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा। अब देख रहे हैं, ये ध्यान आया कि यार चांदनी की रात है, एक छोटा सा बच्चे चांदनी के रात में कैसे लगता है। तो लेखक साहब ने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी सच से भी वो चित वामता से भर उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। जैसे ये देखे तैसे वो क्या हुआ, ऐसे अजीब तरीके का हुआ और उसके बाद वो पलंग से गिर गया और चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, है ना। महेश्वर ने चौंक कर कहा, यानी कि महेश्वर देखा कि काहे रोने लगा, उसने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झटपट उठे, उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया है। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती हैं। अब बच्चा गिरा पलंग से, बेचारा इन्होंने लेखक साहब उठा लिए और कह रहे हैं, ओह बेचारा का बड़ा कस के चोट लग गया हुआ है ना। अब मालती अपने हाथ बढ़ाती है बच्चे को लेने के लिए और कहती है कि ऐसे चोटें जो है इसको तो हमेशा क्या है, हमेशा लगती है, रोज ही गिर पड़ता है और रोज क्या होता है, गिर जाता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं अस्तबद्ध हो गया, फिर एकाएक मेरे मन में समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ, युति माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और ये बात उससे कह रहा है गुस्सा कर, है ना। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया
घर कर धर कर आई है उसके, यहाँ पे होगा धर, है ना, धर कर आई है उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में धून की तरह लग गई है। इसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी परिधि में गिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया, है ना। इतनी देर में पूर्वोत्तर शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे, यानी कि सो रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर से हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को, यानी कि मालती भी उधर देख रही थी। फिर से इसका डॉक्टर साहब सो गए थे, है ना, और जो बचवा था इसके सीना से चपक कर, छाती से चपक कर सोया था, लेकिन चुप हो गया था, लेकिन फिर भी सिसकी लगा रहा था, है ना। ये लास्ट पेज है, खत्म हो गया, है ना। तभी 11 घंटा बजा। तब क्या हुआ कि 11 बज गया, वहीं घंटा 11 बजे वाला बज गया। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी स्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। इनको नींद आ रहा था और जैसे 11 बजे घंटी सुनाई तैसे ऐसे कर रहे हैं और किसकी ओर देख रहे हैं? मालती की ओर देख रहे हैं। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फेफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाली आवाज में उसने क्या 11 बज गया। देखिए, एक मिडिल फैमिली की जिंदगी, है ना। उसके पति डॉक्टर हैं, लेकिन एक लड़की है जो शादीशुदा होने के बाद औरत हो जाती है। उसकी जीवन वैसे चल रहा है जैसे कि एक इंसान, एक मानव की ज़िंदगी नहीं है, एक अलार्म की ज़िंदगी है, एक रोबोट की ज़िंदगी है ना। उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो ऊपर चांद की चांदनी देख ले, रात की चांदनी देख ले, है ना। तो यही दुनिया है, हर किसी को जाना है, हर किसी को नहीं, हर लड़की को अपने घर छोड़कर जाना है। किसी को अच्छा मिल जाए तो बढ़िया है, किसी को ना मिले तो उसकी ज़िंदगी नर्क है ना। चलिए, तो खैर हम लोगों ने इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा, बहुत प्यारा तरीका से आराम से हमने पढ़ा। हमने कहा कि लगभग 1 घंटे के आसपास लगेगा, काहे ना 15 मिनट अगर हम लोग बढ़ा दिया जाए तो एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो हम लोगों ने 2 क्लास इसका कर लिया। कल हम लोग देखेंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, है ना। कल टेस्ट भी हो जाएगा और कल रखा जाएगा या तो 99 रुपीज़ या 149 रुपीज़, एक ही प्राइस दोनों में, जो बेटर होगा, है ना। क्वेश्चन देखने के बाद एक बार और क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या सब बन जाएगा या सब नहीं बनेगा, है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।